तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के पहले हम दो सिस्टम का इस्तेमाल कर चुके हैं। इन इंडिया करेंसीज आर इशू बाय द आरबीआई विद द बैकिंग ऑफ रिजर्व्स कंप्राइज ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और करेंसीज। क्या बोलते हैं कि भारत में जो है वो जो करेंसी इशू करने का काम है, ठीक है, यानी जो नोट आपके पास है उसे इशू करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट है 1934, उस एक्ट के सेक्शन 22 के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में पैसा प्रिंट करने का, करेंसी प्रिंट करने का अधिकार दे रखा है। लेकिन जब वो करेंसी प्रिंट करते हैं तो उसके बैकिंग में रखा जाता है या तो गोल्ड या तो फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अदर कंट्री की करेंसीज को। फॉर द इशू ऑफ करेंसीज मतलब रखा जाता था, ये हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स की बात कर रहे हैं। फॉर द इशू ऑफ करेंसीज, किसी भी करेंसी को इशू करने के लिए आरबीआई फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर 1956। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या फॉलो करने लगा फिर? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। और ये कब अडॉप्ट किया आरबीआई ने? ये अडॉप्ट किया 1956 में। प्रायर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, द सिस्टम दैट प्रिवेल्ड इन इंडिया वॉज प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो अभी हमने पिछले वीडियो में सीखा था फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम, उसके बाद वो काम नहीं कर पाया प्रॉपर क्योंकि उसमें 100% बैकिंग रखना होता था मेटल्स की। उसके बाद हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पर कन्वर्ट हुए, मतलब ट्रांसफ़र हुए, और प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में हमें समझ में आया कि यहाँ पर भी 40%, 100 रुपये अगर आपको प्रिंट करना है तो 40 रुपीज़ का गोल्ड आपके पास होना चाहिए, राइट। ये था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में हमने सीखा। अब जो यहाँ कहा जा रहा है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम के पहले हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पर काम किया करते थे। अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड टू बी मेंटेन अगेंस्ट नोट इशू इज फिक्स्ड बाय लॉ। तो क्या बोला जा रहा है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में भी आपका जो गोल्ड है, मतलब जो बैकिंग में अगर आपको नोट इशू करना है या कोई नोट प्रिंट करना है तो उसके बैकिंग में आपको कोई कुछ तो गोल्ड मेंटेन करना पड़ेगा। नोट इशू करने के लिए कुछ तो गोल्ड आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, विच इज़ फिक्स्ड बाय लॉ, जो कि कानूनी तौर पे फिक्स होगा। अगेंस्ट दिस मिनिमम रिजर्व द मॉनेटरी अथॉरिटी कैन इशू। फिर ये जो मिनिमम रिजर्व रखा है आपने, उसके अगेंस्ट में कोई भी मॉनेटरी अथॉरिटी, कौन है भारत में मॉनेटरी अथॉरिटी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। कैन इशू एज मच पेपर करेंसी एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द इकोनॉमी। तो उसके एवज में ये मॉनेटरी अथॉरिटी कितने भी पैसे इशू कर सकती है जितने पैसों की अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को आवश्यकता है। देयर इज़ नो अपर लिमिट फिक्स फॉर द इशू ऑफ द करेंसी। ऐसा कोई अपर लिमिट फिक्स नहीं है इसके लिए कि आप इतने ही पैसे प्रिंट कर सकते हैं, इतने नहीं कर सकते, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कितना भी चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि कितना भी चाहे तो कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे पैसे प्रिंट किए तो एक मनी चेजिंग डिपार्टमेंट होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। वो मनी चेजिंग डिपार्टमेंट के पास, मतलब आरबीआई ने पैसे प्रिंट किया तो मनी चेजिंग डिपार्टमेंट के पास जाता है, वहाँ से बैंकों में जाता है और बैंकों से पब्लिक तक आता है वाया लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन्स। और फिर पब्लिक वो लोन लेती है। कार लोन लिया, समझ लीजिए 2 करोड़ कार लोन अगर सैंक्शन हो गए तो 2 करोड़ कार की डिमांड क्रिएट हो जाती है भारत में, राइट। अब भारत की पॉपुलेशन है 140 करोड़, और इन 140 करोड़ की पॉपुलेशन में, मतलब 137 पड़ा था और ऑलमोस्ट अभी 140 के करीब होगा, तो 137 पकड़ लेते हैं। 137 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की। इनमें अगर 2 करोड़ लोगों को, इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों में से सिर्फ 2 करोड़ लोगों को अगर कार लोन सैंक्शन होती है तो 2 करोड़ कार की डिमांड क्रिएट होंगी भारत में। अब 2 करोड़ कार जो है वो कहाँ बनती है? तो कार बनती है मतलब एक कोई कंपनी होती है, इस कार को असेंबल करते, असेंबल करेंगे तो 2 करोड़ कार को 10 करोड़ टायर्स लगते हैं, उसको टॉप लगेगा, बेस लगेंगी, सीट लगेंगी, सीट कवर लगेगा, हैंडल लगेगा, स्टेयरिंग लगेगा, ये सारी चीज़ें लगती है। अब ये सारी चीज़ें लगेंगी तो इन सब की डिमांड क्रिएट हो जाएंगी कि भैया 2 करोड़ स्टेयरिंग चाहिए, 10 करोड़ टायर चाहिए। अब 10 करोड़ टायर बेचने वाले लोग भारत में एमआरएफ, डनलप, सीएट, ऐसे कुछ कंपनीज हैं, राइट। अब अगर समझ लीजिए कि 25 लाख टायर अगर बेचते होंगे एमआरएफ साल भर में फॉर एग्जांपल, और सडनली 10 करोड़ टायर की डिमांड क्रिएट हो गई और उसमें से 25% का मार्केट, यानी 2.5 करोड़ टायर एमआरएफ के चाहिए होंगे, लेकिन एमआरएफ की सप्लाई तो 25 लाख टायर की है, तो वो 2.5 करोड़ कहाँ से देगा? 10 गुना। समझ में आ रहा है? तो जब सप्लाई कम होती है
और मांग बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तब प्राइजेस हाइक होते हैं, तो टायर के प्राइजेस हाइक होंगे। इसी तरीके से अदर मटेरियल जो कार के लिए लगते हैं उन सब के प्राइजेस हाइक होते हैं, और उनके प्राइजेस हाइक हुए तो जो कार पहले 4.5 लाख में बनकर 6.5 लाख में बेची जा रही थी, अब वो कार बनाने को ही 5.5-6 लाख रुपए लगेंगे। तो जो भी प्रोड्यूसर रहेगा, मैन्युफैक्चरर रहेगा कार का, वो पिछले रेट में कार को नहीं बेचेगा, वो उसकी ऑब्वियसली प्राइस हाइक करेगा। 6.5 की जगह 8.5 लाख रुपए रहेंगी कार की फीस, और कार लोन तो मिल रहा है लोगों को, राइट। तो इस तरीके से महंगाई आती है देश में, क्योंकि अगर इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट होती है और उससे देश में महंगाई आती है। सो यहाँ लिखा तो है कि देर इज नो अपर लिमिट फिक्स फॉर द इशू ऑफ द करेंसी, बट देर इज अ मतलब न दिखने वाली लिमिट होती है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पता है कि इकोनॉमी बिगड़ सकती है। अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द आरबीआई हैज़ टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़। सो देखो, हमने पहले सीखा था फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम, उस पर हमने सीखा था कि 100 रुपये प्रिंट करना है तो 100 रुपये का सोना, 100 रुपये का गोल्ड आपको बैकिंग में रखना पड़ता है। फिर हम फिक्स फिड्यूसरी से हम प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम पे आए, तो वहाँ हमने सीखा कि अब आपको 100 रुपये का प्रिंट करना है तो 100 रुपये का गोल्ड या सोना रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 40% रख सकते हैं। फिर हमने उसमें थोड़ा और अपडेट किया, तो अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम में है, तो यहाँ बोला जाता है कि थोड़ा बहुत रखना होता है, ओके, थोड़ा बहुत रखना होता है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स किया है, बस उसके बाद फ्री आप कितनी भी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं। उसमें सब जगह पे करेंसी प्रिंट करने का आपको मतलब ये था, लिमिट थी, क्योंकि अगर आपको फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम में आपको करेंसी प्रिंट करना है तो उतना सोना आपके पास होना चाहिए, उतना गोल्ड होना चाहिए, जो कि नहीं था, तो इनइलास्टिक था, कभी भी पैसे नहीं छाप सकते थे। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में हम 40 रुपीज़, ठीक है, 40%, ठीक है, 100 रुपीज़ प्रिंट करो। गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का मतलब उसमें था कि गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, या गवर्नमेंट की आप देखिए पिछला वीडियो, गवर्नमेंट के इसकी बात की थी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, फिक्स फिड्यूसरी सिस्टम में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात की थी कि भैया 100 रुपये प्रिंट करना है तो 100, मतलब जैसे हमने उसमें 5 लाख का उदाहरण दिया था, 5 लाख करोड़, अगर आपको 5 लाख करोड़ रुपए प्रिंट करना है तो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहेंगी 5 लाख करोड़ की, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको पैसे प्रिंट करना है तो आपको बैकिंग होना गोल्ड की। ये हमने फिक्स फिड्यूसरी में सीखे थे। प्रोपोर्शनल में हमने सीखा कि भैया 100 रुपये प्रिंट करना है, 40 रुपये आप सोना रखिए पीछे, ठीक है। अब इसमें ये सीखने मिल रहा है कि आप एक फिक्स रहेंगी लॉ से एक मतलब एक कानूनी तौर पे फिक्स रहेगा, और उसके बाद आप जितना चाहे वैसा पैसा प्रिंट कर सकते हैं। और अब यहाँ बोल रहे हैं अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम द आरबीआई हैज़ टू कीप अ मिनिमम रिजर्व ऑफ ₹200 करोड़। तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई को कम से कम 200 करोड़ रुपए जो है वो बैकिंग में रखना है, और वो रहेंगे गोल्ड कॉइन में या गोल्ड बुलियन, यानी वो बार बोलते हैं ना हम, उसमें सोने की ईंट, सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, या फिर फॉरेन करेंसी। तो ये 200 करोड़ रुपए बैकिंग में रखना होता है। अब ये 200 करोड़ रुपए में भी 115 करोड़ रुपए गोल्ड में ही होना चाहिए, गोल्ड कॉइन या गोल्ड बुलियन, ठीक है, और बाकी बचे फॉरेन करेंसी। द पर्पज ऑफ शिफ्टिंग टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम वॉज टू एक्सपैंड मनी सप्लाई टू मीट द नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग ट्रांजैक्शंस इन द इकोनॉमी। तो हम प्रोपोर्शनल से मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे शिफ्ट होने का कारण यही है कि अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज करना है, ठीक है, मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना है, इसीलिए हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे शिफ्ट होना है, इसलिए हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर भी शिफ्ट हुए। द मिनिमम रिजर्व इज अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डजंट हैव एनी प्रैक्टिकल कनेक्शंस विद अमाउंट न्यू करेंसीज इशू बाय द आरबीआई। क्या बोल रहे हैं कि इट्स अ टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस है और उसका किसी भी प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं है किसी भी अमाउंट, किसी भी नई करेंसी के साथ। थ्रू अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई कैन इशू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी बाय कीपिंग द रिजर्व्स। क्या बोल रहे हैं कि थ्रू अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम आरबीआई कैन इशू अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ करेंसी बाय कीपिंग द रिजर्व्स रख के आरबीआई चाहे उतना पैसा प्रिंट करती है। बट आरबीआई फॉलो सम प्रिंसिपल और रूल फॉर इशूइंग न्यू करेंसीज बेस्ड अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रांजैक्शंस नीड ऑफ द पीपल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आ गई हमारी लाइन जो लिखा है आरबीआई फॉलो सम प्रिंसिपल और रूल फॉर इशूइंग न्यू करेंसी। अगर आरबीआई को न्यू करेंसी इशू करना है तो उसके लिए वो एक नियमों का पालन करते हैं,
जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। ऐसा नहीं कि मनमानी मन में आ गया और पैसे छाप लिए, पैसे बहुत सारे प्रिंट कर लिए और इकोनॉमी में छोड़ दिए और इकोनॉमी को बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं होता है। और ये किस तरीके से पैसे प्रिंट होते हैं मैं आपको लास्ट एंडिंग में बताऊंगा। अभी हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मेरिट डीमेरिट्स पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा। सो these are the merits of minimum reserve system। इकोनॉमिकल, बिल्कुल इकोनॉमिकल है, क्योंकि बैकिंग में सिर्फ 200 करोड़ रुपए आपको 200 करोड़ रुपए रखना है। 200 करोड़ में भी 115 करोड़ का ही गोल्ड रखना है, बाकी तो बस उसके आधार पे आप बाद में फॉरेन करेंसी रखना है और बाकी उसके आधार पे आप चाहे उतने पैसे प्रिंट कर सकते हो। तो ये बाकी जो रिजर्व सिस्टम अब तक हमने पुरानी इस्तेमाल की है, जैसे फिक्स फिड्यूसरी था या प्रोपोर्शनल था, तो उनके मुकाबले अगर हम इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को देखेंगे तो दिस इज ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है, सस्ते में पड़ती है, ठीक है, क्योंकि एंटायर नोट इशू नीड नॉट बी बैक्ड बाय मेटालिक रिजर्व्स। जितने भी नोट इशू हो रहे हैं उसके लिए कोई भी मेटालिक रिजर्व्स की आवश्यकता नहीं है। ओनली मिनिमम रिजर्व इज टू बी मेंटेन एडिशनल बुलियन इफ एनी मे बी यूज फॉर अदर पर्पसेस। तो इसमें क्या है कि इसमें बस थोड़ा सा हमें रखना है 200 करोड़, उसमें भी 115 करोड़ का सोना है, गोल्ड रखना है, फिर उस गोल्ड को हम एडिशनल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एडिशनल जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस लिहाज से ये इकोनॉमिकल है। इलास्टिसिटी, सी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप इशू, जो करेंसी इशू करना है उससे रिलेटेड है। इट रेंडर्स इलास्टिसिटी टू द मॉनेटरी सिस्टम आफ्टर मेंटेनिंग द मिनिमम रिजर्व्स। The monetary authority can issue any amount of currency it feels necessary. This system thus provides utmost elasticity। ठीक है, मतलब अगर इकोनॉमी को आवश्यकता है तो आप उतने पैसे प्रिंट कर सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कम करो, ठीक है। सो ये एक इसका फ़ायदा है। दूसरा है इंश्योर फुल एन्जॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सी इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये क्या है? इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है, पूरी संभावनाएं कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होने की। अब ये इंश्योर फुल इकोनॉमिक ग्रोथ हमने ये मेरिट्स पेपर करेंसी के वक्त पढ़े थे, राइट, और अभी हम पेपर करेंसी की ही बात कर रहे हैं। तो पेपर करेंसी में जो हमारे पॉइंट्स थे, अगर आप देखोगे पिछले वीडियोस तो कुछ पिछले वीडियोस के ही हमारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो आप अगर पेपर करेंसी देखोगे तो पेपर करेंसी में ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। इलास्टिसिटी, इंश्योर फुल एन्जॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अवॉइड डिफ्लेशन, यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप चाहे तब पैसा प्रिंट कर सकते हैं, जितनी आपकी इकोनॉमी को ज़रूरत है उतनी ही आप करेंगे ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से, आपके देश में जो इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से, इकोनॉमी में जो पैसे हैं, जो अनफिट करेंसी है, सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट, उसके विड्रॉल के हिसाब से, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से ही यहाँ पर पैसे प्रिंट किए जाते हैं। तो इसका एन्जॉयमेंट मिलता है, मतलब फुल एंजॉय कर सकते हैं इसको, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अवॉइड डिफ्लेशन, सी अभी मैंने बताया था आपको कि इकोनॉमी जो होती है, किसी भी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था होती है, वो या तो आप जैसे अब अगर मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ कि समझिए आपका शरीर जो है वो है इकोनॉमी, राइट। अगर आपने आपके शरीर में बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, ठीक है, अगर आपने बहुत सारा फूड कंज्यूम किए, जो फूड आप साल भर में कंज्यूम करते हो उसको आपने 3 महीने में कंज्यूम कर लिए, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी बॉडी में ज़्यादा फूड जाने के कारण आप थोड़े मोटे हो जाओगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। मतलब क्या हो गया? आपका बॉडी में इन्फ्लेशन हो गया। उसी तरीके से इकोनॉमी में अगर बहुत सारे पैसे डाले, तो समझ लीजिए यहाँ पे पैसा फूड है, इकोनॉमी आप हो, और बहुत सारा फूड डाले, बहुत सारे पैसे अगर इकोनॉमी में प्रिंट करके डाले, तो इकोनॉमी में डिमांड्स और वस्तुओं की और सेवाओं की डिमांड्स बढ़ के प्राइसेस हाइक होते हैं और देश में महंगाई आती है, जैसा कि अभी हमने उदाहरण में सीखा है। दूसरा, अब आपका शरीर है, अब आपको 3 महीने में जितना खाना खाना है उतना फूड अगर आप साल भर में कंज्यूम कर रहे हैं, 3 महीने का साल भर में, यानी रोज़ अगर आप 4 रोटी खा रहे थे, अब आप 1 रोटी खा रहे हो, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप कुपोषित हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। तो ये होगी डिफ्लेशन साइड। अगर आपकी इकोनॉमी में आपने करेंसी नहीं छोड़ी, इकोनॉमी में पैसे ही नहीं डाल रहे हो, तो पैसे नहीं डालोगे तो पब्लिक के पास पैसा नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे तो डिमांड नहीं रहेंगी तो वस्तु और सेवाओं के दाम गिरेंगे। तो ये हो गया डिफ्लेशन। तो
दाम नहीं गिरने चाहिए, तो इसको अवॉइड करने के लिए ये पैसे प्रिंट किए जाते हैं और इकोनॉमी में धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉपुलेशन है, डिमांड है, उसके हिसाब से इकोनॉमी में पैसे को छोड़ा जाता है, विच इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी इन द मार्केट, छोड़ा जाता है और इस तरीके से डिफ्लेशंस को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऑब्वियसली इमरजेंसी के वक्त ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। आप इमरजेंसी के वक्त आपको अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है इकोनॉमी में तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आप इकोनॉमी में पैसों को बढ़ा सकते हैं, मनी के सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। और यह सप्लाई को कम ज़्यादा करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एमपीसी कमेटी बैठती है। ये कमेटी हर तीन महीने मतलब एक क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च की, अप्रैल में जून की, जुलाई अगस्त सितंबर की अक्टूबर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर की जनवरी में एमपीसी कमेटी की मीटिंग और फिर उनके रिजल्ट्स आते हैं। फिर उसमें कुछ टूल्स होते हैं लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, बेस रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इस तरीके के इनके टूल्स होते हैं और जिसके माध्यम से इकोनॉमी में पैसे को कम ज़्यादा किया जाता है। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एट द टाइम ऑफ मतलब इज़ देयर एनी इमरजेंसी, सो वी कैन प्रिंट सम अमाउंट एंड उसको हम लोग इकोनॉमी में छोड़ सकते हैं। सो दिस वाज द मेरिट्स ऑफ रिजर्व सिस्टम्स। चलिए देखते हैं डीमेरिट्स। ओवर इशू, ऑब्वियस, अभी मैंने बताया आपको, अगर आप ओवर इशू कर दिए, अगर आपने मनमानी पैसा प्रिंट करके इकोनॉमी में छोड़ दिया तो इकोनॉमी में आ जाएंगी डिमांड, डिमांड से महंगाई और महंगाई से पूरा देश बर्बाद। तो ये एक डीमेरिट्स है, इसके तरफ बहुत अच्छे से मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। मॉनेटरी मिसमैनेजमेंट ये बहुत भारी पड़ता है। पिछले आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने वेनेजुएला के बारे में बताया है, वहाँ पे किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ पैसों का और आज कैसी दिक्कत चल रही है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सी लैक्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस यानी पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। अब पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम कैसे होता है? सिंस दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स इनटू गोल्ड, इट लैक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में आप पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप आरबीआई के पास जाते हो, पैसों को गोल्ड में कन्वर्ट करके दो, तो वो नहीं करके दे सकते आपको। हाँ, अब आपको सब कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भैया सर हम तो बाहर से खरीद सकते, वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। तो जो नोट होते हैं इसके कारण ना पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, लैक्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। एक्सचेंज instability. See, since under the method link is not there between any metal, there are wide fluctuations in the foreign exchange rate. Exchange instability, तो foreign exchange की बात आ जाती है यहाँ पर। जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, किसी भी कंट्री के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे हम चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सिंगापुर के साथ, इंग्लैंड के साथ व्यवहार करते हैं, हम वहाँ से चीज़ें मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, हम वहाँ चीज़ें बेचते हैं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन अगर हमने 100 रुपये का इंपोर्ट किया है, 100 रुपये की चीज़ें मंगवाई है, 40 रुपये की एक्सपोर्ट की है, 40 रुपये की चीज़ें भेजी है, मतलब 60 रुपये हमारा शॉर्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमें नुकसान हो गया, हमें 60 रुपये पे करना है। तो जनरली पे डॉलर में किया जाता है, क्योंकि डॉलर जो है वो अभी पहले तो गोल्ड स्टैंडर्ड में गोल्ड चलता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की मदद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन की मदद से अमेरिका को ये अधिकार मिल गया कि सारे जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो डॉलर में, वो किसी दिन बात करेंगे हम इस पर भी। तो डॉलर में व्यवहार होते हैं। अब डॉलर में व्यवहार होते हैं तो आपको डॉलर बाय करनी पड़ती है, और जब आप डॉलर बाय करते हो रुपीस देकर, तो डॉलर की प्राइजेस हाइक होती है और रुपी का जो वैल्यू है वो डिवैल्यूएशन होता है। इसी को बोलते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन। तो क्योंकि आप रुपी से डॉलर खरीद रहे हो और फिर डॉलर का पेमेंट कर रहे हो आगे, तो जितनी ज़्यादा आप डॉलर की डिमांड करोगे उतना उसका प्राइस हाइक होगा और इंडियन करेंसी की डिमांड गिरेंगी, इंडियन करेंसी डिवैल्यूएट होगा। तो अभी आप देखते होंगे कि 70-75 रुपये का डिफरेंसेस रहता है। आप $1 में इंडिया के 75 रुपये आते हैं, 70 रुपये आते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो एक्सचेंज इंस्टेबिलिटी आ गई करेंसीज में। तो वैसे ही हमारी डॉलर के साथ और अदर कंट्री की करेंसी के साथ भी ऐसे आपको कम ज़्यादा दिखेंगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेंगी, इनस्टेबल रहेगा। कभी हमारे पैसे ज़्यादा चलेंगे,
कम में हम ज़्यादा खर्चा कर पाएंगे। कहीं बाहर के लोग जैसे अमेरिका से यहाँ आते तो वो कम पैसों में बहुत खर्चा करते, वहाँ से लाख रुपए लेकर आ गए तो यहाँ के 70 लाख रुपए हो गए, 70-75 लाख। सो इस तरीके की इंस्टेबिलिटी आ जाती है इस सिस्टम में जो कि अभी चल रही है। डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन, ऑब्वियस ओवर इशू जो ऊपर लिखा है, तो डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन में यही बातें आएंगी कि भैया अगर आपने मनमानी पैसे प्रिंट किए तो इकोनॉमी में आ गया डिमांड क्रिएट और देश में महंगाई। तो डेंजर ऑफ इन्फ्लेशन, एब्सेंस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू convert notes under this system as their expansions is not accompanied by increase in bullion and foreign securities। तो अभी हमने ऊपर बात की है कि लैक्स ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस में कि इन कन्वर्टिबिलिटी एब्सेंस रहता है यहाँ पर। सो दीज आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो अब जब पैसे प्रिंट करने की बात चल रही है तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आरबीआई में पैसे प्रिंट किए जाते हैं। इस पर मैंने काफ़ी स्टडी की थी, तो मुझे पता है, और मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने पढ़ाया था मुझे आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जब पैसे प्रिंट करना होता है, ठीक है, तो अभी हमने सीख लिया मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कि भैया बैंकिंग में कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए उतना पैसा आप प्रिंट कर सकते हो। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कितना पैसा प्रिंट करना है ये कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि मनमानी तो कर नहीं सकते और ज़्यादा कर नहीं सकते, ज़्यादा कर दिए तो इकोनॉमी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिनिमम एक वो एटलीस्ट वो अमाउंट पता होनी चाहिए कि भैया प्रिंट कितना करना है, राइट। तो क्या करता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19 ऑफिस है, 19 और 9 सब ऑफिस है अक्रॉस इंडिया। अब ये पूरे भारत में जो आरबीआई के ऑफिस है हर स्टेट में सिर्फ एक ही आरबीआई है, सिर्फ हमारे स्टेट में 2 है, एक नागपुर में और दूसरा मुंबई में, बाकी महाराष्ट्र में 2, बाकी हर स्टेट में आपको एक ही आरबीआई मिलेगी। तो क्या होता है कि आरबीआई से एक सर्कुलर निकलता है अराउंड अक्टूबर सितंबर, और उसमें पूछा जाता है, एक सर्कुलर निकलता है, उसमें पूछा जाता है कि आपकी स्टेट में कितने पैसों की आवश्यकता है, आप बताइए। तो आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई, वहाँ से ये सर्कुलर सारे आरबीआई को जाता है भारत भर में जितनी भी आरबीआई की ब्रांचेस हैं। फिर वो आरबीआई वहाँ से वो अपने मनी चेजिंग डिपार्टमेंट, अब मनी चेजिंग डिपार्टमेंट कौन होता है, जनरली लीड बैंक होती है उस पर्टिकुलर सिटी की। अब लीड बैंक कौन होती है, तो लीड बैंक उसे कहा जाता है जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेस और सबसे ज़्यादा एटीएम होते हैं उस पर्टिकुलर सिटी में। जैसे अगर हम नागपुर सिटी की बात करें तो नागपुर सिटी का जो लीड बैंक है वो बैंक ऑफ इंडिया है। नागपुर में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस और उसके एटीएम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सो लीड बैंक हो गई नागपुर के लिए। अब अगर भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, क्योंकि वहाँ पे उसकी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस और एटीएम्स हैं। तो जनरली ये लीड बैंक ही मनी चेजिंग डिपार्टमेंट का काम करती है। तो अगर आप एमपी की बात करेंगे तो एमपी में भोपाल में आरबीआई का, आई थिंक भोपाल, ठीक है, एक बार गूगल करिएगा आप भोपाल में कि इंदौर में आरबीआई, भोपाल में ही है जहाँ तक। तो अगर आप भोपाल के आरबीआई में अगर वो लेटर गए कि बताओ अगले 6 महीने में आपको कितने पैसे चाहिए, तो भोपाल वाले क्या करेंगे कि पूरे मध्य प्रदेश की जितने भी लीड बैंक, जितने भी उनके मनी चेजिंग डिपार्टमेंट है, फिर वो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक भी हो सकती है, उन लोगों को लेटर भेजते कि बताइए अगले 6 महीने में आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। अब वो जो मनी चेजिंग डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ से जिन जिन बैंकों में वो पैसे जाते हैं, जिन जिन बैंक्स की ब्रांचेस में, वो उन्हें लेटर भेजते हैं और पूछते हैं बताइए आपको अगले 6 महीने में कितने पैसे चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके का चैनल होता है। सबसे पहले आरबीआई जो है मुंबई की, ठीक है, मुंबई की आरबीआई भेजती है, ये है समझ लीजिए मुंबई की आरबीआई, ये सबको भेजेंगे, ये सारे आरबीआई को भेजेंगी जो भारत भर में है, ठीक है, भारत भर की आरबीआई में भेजेंगी। फिर ये भारत भर की आरबीआई अपने मनी चेजिंग डिपार्टमेंट्स को भेजेंगे और पूछेंगे अगले 6 महीने में आपको कितने पैसे चाहिए। फिर ये लोग, ये जो मनी चेजिंग डिपार्टमेंट है, ये लोग उनके हाथ के नीचे जितने भी बैंक्स हैं उनको पूछेंगे। फिर ये जो बैंक्स है ये अपने रीजनल बैंकों को पूछेंगे कि अगले 6 महीने में आपको कितने पैसे चाहिए, रीजनल और ब्रांचेस को। फिर पर्टिकुलर ब्रांचेस को पास जाएगा कि अगले 6 महीने में कितने पैसों की आवश्यकता है। फिर ये ब्रांचेस बताएंगे कि हमें कितने पैसे चाहिए। अब ये ब्रांच किसके आधार पे बताएंगे कि हमें कितने पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ये बताएंगे डिमांड्स, कितने लोगों ने उनके पास लोन के लिए एप्लीकेशन दी है, ठीक है, कितने लोगों ने होम लोन के लिए दिए, कितने लोगों ने कार लोन के लिए दिए, कितने लोगों ने पर्सनल लोन के लिए दिए। फिर बैंक में एक डिपार्टमेंट होता है जैसे क्रिसिल, आइक्रा, ऑनिक्रा, सिबिल्स, मेरा,
क्रेडिट रेटिंग डिपार्टमेंट होता है। अब ये क्रेडिट रेटिंग डिपार्टमेंट के पास वो फॉर्म जाते हैं, वो तय करते हैं किसको देना है, किसका पेइंग कैपेसिटी है उसको देना है और जिसका नहीं है उसको नहीं देना है। तो कितने लोगों को देना है, तो समझ लीजिए ये लास्ट बैंक जो है ब्रांच है, इनके पास निकला 2 CR। इन्होंने डिसाइड किया कि अपने को 2 CR का लोन बांटना है अगले 6 महीने में। ऐसे ही इन सब के आंकड़े, ये सारे बैंकों का आंकड़ा इस बैंक के पास जाएगा, ठीक है। फिर इन सब का इस बैंक के पास जाएगा, फिर इन सब का मनी चेजिंग डिपार्टमेंट के पास, फिर मनी चेजिंग डिपार्टमेंट का उस स्टेट की RBI के पास, फिर वो सारे RBI का जाएगा मुंबई के RBI के पास, और फिर RBI के पास एक आंकड़ा आएगा कि भैया अभी हमें 2 लाख करोड़ रुपए या 3 लाख करोड़ रुपए या 50,000 करोड़ रुपए प्रिंट करना है। समझे, इस तरीके से अमाउंट आती है। अब कौन सी करेंसी, मतलब कितने, कौन से डिनोमिनेशंस में क्या प्रिंट करना है, कितने पैसे प्रिंट करना है, 50 के नोट कितने होना, 200 के नोट कितने होना, 100 के कितने होना, 500 के कितने होना, 2000 के नोट कितने प्रिंट करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये भी ये लास्ट ब्रांच डिसाइड करती है। अब ये लास्ट ब्रांच कैसे डिसाइड करती है, तो ये डिसाइड करते हैं आपके सिटी के हिसाब से। जैसे नागपुर शहर है तो बड़ा है, 2000 के नोट भी आराम से चल जाता है, इधर आराम से 2000 रुपये के चिल्लर मिल जाती है हमें, ठीक है। अब अभी तो कोरोना के कारण तो सब इकोनॉमी सब डाउन है, लेकिन मिल जाती है आराम से नागपुर शहर में। वैसे ही बड़ी बड़ी सिटीज़ में आराम से मिल जाए। अब आप नागपुर से 60 किलोमीटर भंडारा जाइए, भंडारा करके एक शहर है, तो आप भंडारा जाओगे, भंडारा सिटी जाओगे तो वहाँ पर 2000 रुपये ऐसे ही नहीं चलते। नागपुर इतना बड़ा नहीं है तो वहाँ 500 आराम से चल जाते। वहाँ से अगर आप 10 किलोमीटर और इंटीरियर में किसी गाँव की ब्रांच में चले गए, ओके, किसी भी विलेज की ब्रांच में चले गए, तो वहाँ तो भैया 500 का नोट भी उसका भी चलना मुश्किल है, इतने जल्दी 500 के भी चिल्लर नहीं मिलते, तो वहाँ 100 रुपीज़ ज़्यादा चलेंगे। तो ये जो ब्रांच है ये अपने ब्रांच का लोकेलिटी, ठीक है, वहाँ 2000 के चलते कि 500 के चलते या 200 के चलते या 100 के चलते, तो ये अगर 2 करोड़ रुपए बता रहे हैं तो 2 करोड़ रुपए उन्हें किस डिनोमिनेशन में चाहिए ये भी यही बताएंगे, और वो सारे आंकड़े फिर RBI के पास आते हैं, ठीक है। और फिर RBI उन पैसों को प्रिंट करते हैं। अब प्रिंट करते तो हमने अभी सीखा है कि मनमानी, मतलब 50,000 करोड़ जैसे आंकड़ा आया या 2 लाख करोड़, तो ऐसा नहीं कि आँख बंद करके RBI छाप देंगे, पैसे प्रिंट कर देंगे, नहीं। इसके लिए भी स्टडी रहती है, इनका एक फॉर्मूला रहता, उस फॉर्मूले में इन्फ्लेशन चेक किया जाता है, पॉपुलेशन चेक की जाती है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम चेक किया जाता है इंडिया का। उसके बाद कितना पैसा, जो अनफिट करेंसी यानी सॉइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट, यानी कटे फटे नोट होते हैं, जले हुए नोट होते हैं जिस पे कलर लगा रहता है, वो सब बैंक जमा करती है और RBI को भेजती है। तो ऐसे कितने पैसे विड्रॉल हुए इकोनॉमी से, ये सब चीज़ों का कैलकुलेशंस किया जाता है। और बाद में अगर 2 लाख भी होगा तब उनका एक जो अमाउंट आएगा कैलकुलेशंस के बाद कि भैया 20,000 करोड़ ही प्रिंट करना है, तो वो उतने ही प्रिंट करेंगे, समझे। तो इस तरीके से पैसे प्रिंट होते हैं। अब ये पैसे प्रिंट होते हैं 4 जगहों पे भारत में, ठीक है। तो ये 4 जगह आप मुझे बताइएगा जब भी हमारी मुलाकात होंगी कि कौन सी 4 जगहों पे वो पैसे प्रिंट किए जाते हैं। मैं आपको 2 बता देता हूँ, एक है महाराष्ट्र की नासिक और दूसरी है MP की देवास, ठीक है। ये दोनों भी चलती है SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विच इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो RBI की सब्सिडी है ये, इसके अंडर ये 2 प्रिंटिंग प्रेसेस काम करते हैं, यहाँ पर पैसे प्रिंट होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, अगले 2 जगह जहाँ पर प्रिंट होते हैं उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, या फिर आप गूगल कर लेना वो 4 कहाँ पर 4 जगहों पे पैसे छापे जाते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो आप मुझसे मिलिए, डिस्कस करिए, बिल्कुल हम इसको फिर से डिस्कस भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं समझा तो।